सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्रोडक्शन है उसका पाथवे देखने जा रहे हैं कि ये किस तरह से और किन सेल्स के अंदर किस मशीनरी को यूज करते हुए प्रोड्यूस होता है। सो नेचर के अंदर जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन का पाथवे है इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स कि आपकी लाइट एनर्जी, इसकी प्रेजेंस में ये बायोमोलिक्यूल्स जो हैं ये सिंथेसाइज होते हैं। सो लाइट एनर्जी को यूज करते हुए आपके पास ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। दिस इज फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये किन सेल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है, और इसकी कितनी स्टेजेस हैं, पहले इस चीज को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो लाइट रिएक्शन को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। सो आपके जितने सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, उनके पास कुछ यूनिक किस्म की मशीनरी होती है, कुछ ऐसा ऑपरेटर्स होता है जो कि बाकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। और इसी ऑपरेटर्स की बेस पे, इसी मशीनरी की बेस पे हम इन सेल्स को टू टाइप्स के अंदर जो है वो फर्दर सब क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। यानी नेचर में आपके पास जो डिफरेंट सेल्स हैं उनकी इस एबिलिटी की बेस पे कि क्या वो अपने लिए ग्लूकोज या एनर्जी फ्यूल खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं या नहीं, इस मेन प्रॉपर्टी की बेस पे आप उनको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं टू टाइप्स के अंदर। अगर वो खुद से सेल्फ सफिशिएंट हैं कि वो ग्लूकोज को बना सकते हैं, दे कैन मेक देयर फूड, और यहाँ पे फूड मीन्स ग्लूकोज, तो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। इट मीन्स कि उनके पास वो मशीनरी, वो ऑपरेटर्स, सब कुछ प्रेजेंट है जो कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। बट वो सेल्स जो कि हेट्रोट्रॉफ्स हैं, बिकॉज इनमें ये मशीनरी और ऑपरेटर्स प्रेजेंट नहीं है, दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ से अपनी उन एनर्जी नीड्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, तो ऑटोट्रॉफ से या फिर अदर हेट्रोट्रॉफ से। ठीक है, जिसमें आपके पास मैमल्स की एग्जांपल आ सकती है कि वो प्लांट्स को भी यूज करते हैं और एनिमल सेल्स को भी यूज करते हैं अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। यानी खुद से फूड नहीं बना सकते और अपनी वो जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए प्लांट सोर्सेस और इसके साथ साथ एनिमल सोर्सेस को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं एक्चुअली इनके अंदर ऐसी कौन सी मशीनरी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये अपनी फूड खुद से सिंथेसाइज करवा सकते हैं। ठीक है, सो जो मेन मशीनरी है यहाँ पे आपके पास वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, ये वो मशीनरी है जिसके थ्रू ये ऑटोट्रॉफिक सेल्स लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी बेशक इक्वली फॉल कर रही है ऑटोट्रॉफ्स पे, हेट्रोट्रॉफ्स पे, बट हेट्रोट्रॉफ्स के पास वो मशीनरी अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू ये इस एनर्जी को हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सो आपके जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को यूज करते हुए लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको चेंज करते हैं इस लाइट एनर्जी को इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्प्शन और उसके बाद एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स के अंदर। सो दैट्स व्हाई आप कह सकते हो कि नेचर के अंदर आपके पास जो फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक सेल्स हैं ये लिंक्ड है विद हेट्रोट्रॉफिक सेल्स। यानी लाइट एनर्जी को यूज करते हुए फोटोसिंथेटिक सेल्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, ये अगर आप स्टेप ए यहाँ पे देखें, और इन्हीं ऑक्सीजन को यूज करते हुए इन कार्बोहाइड्रेट्स को हेट्रोट्रॉफिक सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, एरोबिक कंडीशन में उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। सो जितने आपके हेट्रोट्रॉफिक सेल्स हैं वो एरोबिक कंडीशन में उस फूड को जो फोटोसिंथेटिक सेल्स ने बनाई है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और इन बाय प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
जो कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड TCA साइकिल में रिलीज होती हुई देखी है, और वाटर आपके पास फाइनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर द रिडक्शन ऑफ दिस ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक सेल्स इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं, दोबारा से फोटोसिंथेटिक सेल्स इनको एज अ प्रिकर्सर, एज अ रिएक्टेंट्स यूज करते हैं, और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में वापस इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन में। ठीक है, सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक तरह का ये साइकिल है जो कि हेट्रोट्रॉफ्स और जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उनके दरमियान चल रहा है, कि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो उन प्रिकर्सर्स को यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन हेट्रोट्रॉफिक सेल्स आपके जो हैं वो इन्हीं दोनों सब्सटेंसेस को, ऑक्सीजन एंड फूड को यूज करते हैं, और इनको फाइनल जो है वो ऑक्सीडाइज करने के बाद इन दोनों स्पीशीज को, जो कि इनिशियली फोटोसिंथेटिक सेल ने कंज्यूम की थी, इनको ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये एक तरह का इनके दरमियान जो है वो आप कनेक्शन यहाँ से स्टेब्लिश कर सकते हो, फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक सेल्स के दरमियान। नाउ अब अगर आप सिर्फ इस प्रोसेस तक रहें, सिर्फ इतने प्रोसेस को कंसीडर करें, तो हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज अ रिएक्टेंट यूज करते हैं, और लाइट एनर्जी को यूज करते हुए इन रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर, विच आर ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सो इस तरह से आप एक इक्वेशन लिख सकते हो कि आपके पास जो है ये दो रिएक्टेंट्स हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपके पास दो तरह के रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जिसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर है, और यूजिंग लाइट एनर्जी, और ये लाइट एनर्जी को यूज करते हुए बिकॉज ऑफ देयर क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये लाइट एनर्जी जो ये एब्जॉर्ब करेंगे ये एक्चुअली इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान रिएक्शन करवा के एक रिडॉक्स रिएक्शन कैटालाइज करवाएगी, जिसमें आपका ये जो वाटर है ये ऑक्सीडाइज होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होगी, रिड्यूस होगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो वाटर है ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिलीज करेगा और इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर, सॉरी ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद फाइनली रिड्यूस हो जाती है इनटू दी कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें आपके पास जो है वो एक स्पीशी एज अ डोनर एक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन डोनर, और दूसरी स्पीशी एज एन एक्सेप्टर एक्ट कर रही है, और इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए आपके पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का होना जरूरी है, जो कि लाइट एनर्जी को यूज करते हुए इस जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसको क्या करेंगे, कैटालाइज करवाएंगे। सो ये कुछ सिंपल से पॉइंट्स थे। अब इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके पास जो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसको हम फर्दर 2 स्टेजेस के अंदर, 2 हाफ रिएक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये आप लोग अभी साथ साथ नोट करते जाओ, और बाद में हम लोग जो है वो इनको फर्दर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसको इसी हिसाब से 2 स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। सो फोटोसिंथेसिस के कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं विच आर लाइट डिपेंडेंट, यानी जिनको स्टार्ट करवाने के लिए लाइट एनर्जी होना जरूरी है। ये लाइट एनर्जी क्यों जरूरी है ये अभी हम लोग जब आगे से इन रिएक्शंस को इन डिटेल देखेंगे तो वहां पे क्लियर होगा। ठीक है, सो सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर डिपेंडेंट ऑन लाइट, इनको लाइट रिएक्शंस कहा जाता है। इट मींस कि उन कंडीशंस में जब प्लांट के ऊपर, प्लांट के जो लीव्स हैं जहाँ पे क्लोरोफिल और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जब वो इल्यूमिनेटेड हैं, उस कंडीशन के ऊपर ये रिएक्शंस वहां पे स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब लाइट एनर्जी एक्चुअली करती क्या है, जैसे ही लाइट एनर्जी किसी प्लांट के ऊपर फॉल करती है
तो प्लांट में ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं वहाँ पे फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट हैं जो कि जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ठीक है, सो जब लाइट एनर्जी फॉल करती है किसी प्लांट सेल के ऊपर, तो लाइट एनर्जी के फॉल करने की वजह से या लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ, दूसरे से तीसरे कैरियर की तरफ। ठीक है, और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अगेन सर्टेन पोजीशंस के ऊपर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है जो कि एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ आपके पास NADPH की प्रोडक्शन भी होती है। इट मींस कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, वो फाइनली NADP प्लस के पास आएंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे किसमें, NADPH में। सो जब तक लाइट एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट नहीं होता, तब तक प्रोटॉन पंपिंग और एटीपी प्रोडक्शन भी नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट नहीं होता तो NADPH की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रिलीज हो रहे हैं फाइनली उनको रिलीज कौन कर रहा है, वाटर। सो यहाँ पे जो आपने दो रिएक्टेंट्स देखे हैं उसमें से एक रिएक्टेंट मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये लाइट रिएक्शन में यूज होता है। ठीक है, वाटर लाइट रिएक्शन में यूज होगा, और जैसे ही लाइट एनर्जी आपके प्लांट सेल्स के ऊपर फॉल करेगी, ठीक है, सपोज यहाँ पे किसी लीव के ऊपर फॉल कर रही है, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड्स फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया, बिकॉज पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और अब वो इलेक्ट्रॉन आगे कैरियर्स की तरफ चला गया। सो वाटर क्या करेगा, वाटर उस इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को यहाँ पे फुलफिल करेगा। सो एंड इफेक्ट क्या हो रहा है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डोनेट कौन कर रहा है, वाटर डोनेट कर रहा है, और फाइनली जब ये इन कैरियर से होते होते NADP प्लस तक पहुंचेंगे तो उसको रिड्यूस कर देंगे इनटू NADPH में। इन रिएक्शंस को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में ATP की प्रोडक्शन होती है, NADPH की प्रोडक्शन होती है, और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। ये तीन इवेंट्स आपके लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में होते हैं। ठीक है, सेकेंड जो स्टेज है इसको समटाइम्स डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है या कार्बन असिमिलेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस। यहाँ पे सिंपली क्या है कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसने कन्वर्ट होना है कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कैसे होना है कि जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स NADPH के पास हैं, NADPH वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड उन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सिंपल जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑब्वियसली वो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इस डोनर से पिक करेगी तो उसके बाद ये रिड्यूस होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, सो जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का सोर्स है वो क्या है, NADPH, और यहाँ पे जो एनर्जी है इस एसिमिलेशन रिएक्शन, इस एंडरगोनिक रिएक्शन के लिए जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करेगा, ATP, जो कि प्रीवियस स्टेप के अंदर प्रोड्यूस हुआ था, लाइट रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हुआ था। सो आप यहाँ से ये चीज कंक्लूड कर सकते हो कि ये रिएक्शंस आपके पास डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड तो नहीं करते, डार्क में हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था कि आपके पास ATP और NADPH की प्रोडक्शन हुई थी, और यहाँ पे डार्क रिएक्शन में वही ATP और NADPH कंज्यूम हो रहे हैं, और किस पर्पस के लिए कंज्यूम हो रहे हैं, जो सेकंड रिएक्टेंट था कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिड्यूस करने के लिए। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपके पास इससे पहले जो लाइट रिएक्शन था उसमें वाटर ने क्या किया था, अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है, ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाटर ने सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू NADP प्लस को डोनेट किए,
और इसे ट्रांसफर कर दिया NADPH में। ठीक है, और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान उसने किस चीज की प्रोडक्शन की? प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू ATP की प्रोडक्शन की। सो अब ये ATP और NADPH डार्क रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। सो हम यहाँ से एक और पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं वो इनडायरेक्टली वाटर डोनेट कर रहा है। जो आपने अभी यहाँ पे इक्वेशन पढ़ी थी ना कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिड्यूस होना है और वाटर ने ऑक्सीडाइज होना है। सो आप यहाँ से इस चीज को कंक्लूड कर सकते हो कि वाटर डायरेक्टली अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि पहले उन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ट्रांसफर करता है NADPH पे, और ये NADPH उन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को कार्बन डाइऑक्साइड तक लाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाद में किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, सो बेशक सोर्स आपके पास वही है, वाटर है, लेकिन वाटर इनडायरेक्टली उन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ट्रांसफर कर रहा है टुवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को जो मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं, इनको माइंड में रखते हुए हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो लाइट और डार्क रिएक्शंस हैं ये भी लिंक्ड हैं किसी तरह से। आप यहाँ से ये पॉइंट देख सकते हो कि लाइट रिएक्शन में आपके जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं ये क्या करते हैं? वाटर को यूज करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट से, बिकॉज इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वाटर से निकलने वाले रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं उन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ट्रांसफर करते हैं। यानी अब यहाँ पे आप लोगों को फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शायद कुछ हद तक समझ आ गई होगी कि अगर मैं सिंपल माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरह इधर ड्रॉ करूं तो फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके पास डोनर है वाटर, फाइनल एक्सेप्टर है NADP+, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे स्टार्ट करवाने के लिए जरूरी है कौन सी चीज? लाइट एनर्जी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से फ्लो करेंगे और अल्टीमेटली कहाँ तक आएंगे? NADP+ तक, और इसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें? NADPH में। और यहाँ पे जो आपके पास ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा ये ग्रेडियंट अल्टीमेटली क्या करेगा? ATP की प्रोडक्शन। सो आप कह सकते हो कि जो लाइट रिएक्शन है, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, ये एक्चुअली यूज करते हैं वाटर को, NADP+ और ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट करते हैं उनकी रिड्यूस फॉर्म और केमिकली जो उनकी एक्टिव फॉर्म है उसमें ATP एंड NADPH। और इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। डेफिनेटली जब वाटर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी तो उस प्रोसेस के दौरान ये ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑक्सीजन में। ठीक है, सो इस प्रोसेस में आपके पास ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज होगी। ये आपके पास लाइट रिएक्शन है। जो दूसरी तरफ कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शंस या डार्क रिएक्शन है उसमें यही दो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन कंज्यूम होंगी, और इनको यूज करते हुए प्लांट्स एक्चुअली क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड जो रिएक्टेंट है उसको रिड्यूस कर देते हैं इनटू दी कार्बोहाइड्रेट्स, और वापस आपका जो ATP है वो ADP में और NADPH NADP+ में कन्वर्ट हो जाता है। सो लाइट रिएक्शन में प्लांट इन हाई एनर्जी प्रोडक्ट्स को बनाता है और डार्क रिएक्शन के अंदर उनको क्या करता है? कंज्यूम करता है, और इस पूरे प्रोसेस का रिजल्ट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ओवरऑल। ठीक है, ये एक समरी आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली प्लांट्स के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये स्टार्ट कहाँ पे होता है? किस ऑर्गेनेली के अंदर होता है? सो जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, प्लांट्स के पास जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एक यूनिक ऑर्गेनेली है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कुछ कंपार्टमेंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ ताकि जब आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा है, ये थैलाकॉइड्स में हो रहा है, तो आप लोगों को पहले जो है वो उसकी एनाटॉमी का आइडिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ कर दूँ और आप लोग इसको कंपेयर करो तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन।
अब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको जो है वो जस्ट लाइक द साइटोसोल ऑफ सेल, जैसे आप कहते हैं ना कि ये एक सेल है और ये इसका ग्राउंड मटेरियल है जिसको आप कहते हो साइटोसोल, और उस साइटोसोल के अंदर आपके पास फर्दर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो ये जो सॉल्युबल फ्लूइड कंटेनिंग मटेरियल है दिस इज साइटोसोल। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपके पास एक ग्राउंड मटेरियल है जिसमें लिक्विड इंजाइम्स प्रेजेंट हैं जस्ट लाइक द साइटोसोल ऑफ सेल, और इस ग्राउंड मटेरियल को आप क्या कहते हो, स्ट्रोमा, ठीक है। इनर आपके पास जो जस्ट लाइक मैट्रिक्स जस्ट लाइक साइटोसोल, ये जो कंपार्टमेंट है ये क्या है, स्ट्रोमा। ये आपके पास हो गई आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, और इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के अंदर जो आप लोगों को कंपार्टमेंट नजर आ रहा है दिस इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो डार्क रिएक्शन है, जो कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन है, वो यहाँ पे होगा। कार्बन फिक्सेशन या जो डार्क रिएक्शन है वो किस कंपार्टमेंट के अंदर होगा, स्ट्रोमा के अंदर होगा, इस सेक्शन के अंदर। और जो बाकी आपके पास हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो ये आपके पास कुछ कॉइन्स की तरह के ये स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप कहते हो थैलाकॉइड्स, ठीक है। ये थैलाकॉइड्स इस तरह से अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेना, ठीक है। एक थैलाकॉइड, दूसरा थैलाकॉइड, तीसरा, और ये जो स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड्स हैं ये आपके पास अरेंज हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेना, और इनके ऊपर जो है वो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, मेम्ब्रेन कवरिंग होती है जिसको आप क्या कहते हो, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। यानी ये एक इंडिविजुअल थैलाकॉइड है और इसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दिस इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और जब इसके साथ फर्दर एक एडजेसेंट पोजीशन पे यहाँ पे थैलाकॉइड प्रेजेंट होगा तो ये जैसे जैसे इस तरह से अरेंज होते जाएंगे, अब इसको आप क्या कहोगे, इस स्टैक ऑफ थैलाकॉइड को क्या कहोगे, ग्रेना। अब जो लाइट रिएक्शन के इंजाइम्स हैं वो सारे के सारे इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, यानी ये जो आपके थैलाकॉइड्स हैं इनकी मेम्ब्रेन्स के ऊपर फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इंजाइम्स और एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होते हैं। इट मींस कि जब भी आपने लाइट रिएक्शन की बात करनी है तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, थैलाकॉइड्स में हो रहा है, ठीक है। और इस रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन के दौरान आपके पास किस किस चीज की प्रोडक्शन होनी है, एटीपी और एनएडीपीएच की। दूसरी तरफ आपके पास आ जाता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन आपके पास इस सॉल्युबल कंपार्टमेंट यानी स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है। यहाँ पे कौन से रिएक्शंस हो रहे होंगे, डार्क या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रहे हैं। अब लाइट रिएक्शन में मैंने ये चीज कही है कि आप लोगों ने इससे पहले ये पढ़ा है जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, कि जब भी आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू एक कैरियर से दूसरे, तीसरे और चौथे कैरियर्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो होता है तो इसमें से कुछ कैरियर्स ऐसे हैं जो कि प्रोटॉन पंपिंग भी करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने देखा था कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप है वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन साइड की तरफ है, कि एन साइड से प्रोटॉन्स पी साइड की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन पंपिंग है वो कहाँ से कहाँ होगी, स्ट्रोमा से प्रोटॉन पंप होंगे थैलाकॉइड ल्यूमेन में। यानी जब आपके पास फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, वाटर अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो वाटर के इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के दौरान आपके स्ट्रोमा में से प्रोटॉन्स पंप होंगे, स्ट्रोमा में से प्रोटॉन्स जो हैं वो फाइनली कहाँ पे जाएंगे, थैलाकॉइड ल्यूमेन। सो इस केस में आपकी जो पी साइड है वो पी साइड क्या होगी, थैलाकॉइड ल्यूमेन, और जो एन साइड है दिस एन साइड इज स्ट्रोमा, ठीक है। और यहाँ पे जब प्रोटॉन इकट्ठे होते जाएंगे, प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते जाएंगे, तो आपका जो एटीपी सिंथेज है डेफिनेटली वो उन प्रोटॉन्स को यहाँ से वापस जब रिलीज करवाएगा बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटॉन चैनल। एटीपी सिंथेज बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कर रहा था। सो प्रोटॉन्स को ल्यूमेन से वापस स्ट्रोमा में रिलीज करने के दौरान जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को यूज करते हुए वो क्या करेगा, एटीपी की प्रोडक्शन करवा देगा। ये कंपार्टमेंट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन आपके पास है कि कौन सी लाइट है जो कि प्लांट के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं।
सो पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसका सिर्फ एक स्मॉल सेक्शन, जिसको आप विजिबल लाइट कहते हो, जिसकी वेवलेंथ नॉर्मली 380 से लेके 750 नैनोमीटर तक है। आल्दो कुछ प्रिमिटिव ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि इस रेंज से ऊपर नीचे भी लाइट को एब्जॉर्ब करते थे, लेकिन अभी जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, वो सारे के सारे इस रेंज के अंदर क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। और आप यहां से देख सकते हो कि बिकॉज देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड एनर्जी, ठीक है, इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। डेट्स वाई जितनी किसी स्पीशी की आपके पास जो है वो, जितनी आपके पास सॉरी इस पोर्शन की विजिबल लाइट का वो पोर्शन जिसकी वेवलेंथ कम है, इट मीन्स के इट इज एसोसिएटेड विद हाई एनर्जी। और जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है, तो वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब है कि आपके पास उस पोर्शन ऑफ लाइट की एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। सो ये वो रेंज है जिसके अंदर प्लांट नॉर्मली इनके पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस एनर्जी को यूज करते हुए, इस लाइट एनर्जी को यूज करते हुए फाइनली क्या करते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच की प्रोडक्शन करते हैं, जो कि आगे डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। वो कौन से पिगमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स यूज करता है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए? सो मोस्टली हमारे पास जो है वो क्लोरोफिल्स की बात की जाती है कि क्लोरोफिल्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ग्रीन पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। यस, अबंडेंट क्वांटिटी में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्लोरोफिल्स ही हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, डिपेंडिंग अपॉन कि ये किस सेल में है, बैक्टीरिया में है या प्लांट में है, ठीक है। बट इन एडिशन टू दी क्लोरोफिल, इसमें सिर्फ आप लोग यहाँ पे इस क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, तो सिर्फ आपने यहाँ पे ये चीज देखनी है कि आपके पास एक तो सेंट्रल मैग्नीशियम, और उसके अलावा यहाँ पे एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यानी आपके पास अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये बाकी जो सिस्टम्स हैं उनके कंपैरिजन में लाइट एनर्जी को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोरोफिल्स के अलावा, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी के अलावा आपके जो प्लांट सेल्स हैं उसमें कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कैरोटीन्स आ जाते हैं, ल्यूटिन्स आ जाते हैं, और इनके नॉर्मली जो कलर्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। ये जो पिगमेंट्स के डिफरेंट कलर्स हैं, जैसे किसी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का कलर येलो है, किसी का कलर ग्रीन है, इसी तरह से किसी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का कलर रेड है, ये आपके पास इस वजह से आता है कि वो इस पूरी की पूरी रेंज में से किस पोर्शन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, कौन सा पोर्शन वो एब्जॉर्ब करता है और कौन सा पोर्शन वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई पोर्शन इस पूरी की पूरी विजिबल रेंज में से फॉर एग्जांपल इस पूरे पोर्शन को एब्जॉर्ब करता है और रेड को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसका कलर रेड होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर वो ऑरेंज कलर को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, उससे ऊपर और नीचे वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसका कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा। इन कलर्स की बेस पे आप उनकी जो वेवलेंथ्स हैं कि वो किस वेवलेंथ के अंदर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और किस वेवलेंथ को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसका भी कुछ हद तक जो है वो आइडिया ले सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इतने सारे पिगमेंट जरूरी क्यों हैं? कोई एक आधा पिगमेंट भी होता वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता, तो उससे भी फोटोसिंथेसिस ऑपरेट तो हो सकती थी, तो फिर इतने सारे पिगमेंट्स को कलेक्टिवली वर्क क्यों करना पड़ता है? इसका कुछ हद तक आइडिया आप इस डायग्राम से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सपोज आप यहाँ पे अगर ये पर्पल कलर का जो पिगमेंट है विच इज क्लोरोफिल ए, दिस वन, इसको अगर आप लोग टारगेट करो, तो आप ये देख रहे हो कि आपकी पूरी की पूरी जो विजिबल लाइट की रेंज है, जो वेवलेंथ है, उसमें से इनिशियली कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद काफी सारी वेवलेंथ पे ये एब्जॉर्प्शन बिल्कुल शो नहीं करता, और फिर से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है 600 से 700 की वेवलेंथ के ऊपर। यानी आपकी पूरी विजिबल लाइट जो प्लांट के ऊपर फॉल कर रही है, उसमें से सिर्फ थोड़ी सी ही वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, बाकी वेवलेंथ को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है।
इसी तरह से आप अगर इस जो है यहाँ पे ये जो रेड कलर में दिखाया गया है पिगमेंट, इसको देख लो, फाइकोएरिथ्रिन, तो ये भी आपके पास इस इतने पोर्शन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, और उसके बाद यहाँ 600 से लेके 740 या 800 तक की जो रेंज है उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। यानी इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो 450 से लेके 600 की रेंज में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। उससे कम और उससे ऊपर की जो वेवलेंथ है वो ये एब्जॉर्ब नहीं करता। सो इट मीन्स कि अगर आपके प्लांट के अंदर कोई एक या दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते, तो उस प्लांट ने पूरी की पूरी जो सनलाइट एनर्जी उसके ऊपर फॉल करी है उसको एब्जॉर्ब करने का उसमें पोटेंशियल नहीं था। उसमें से कुछ रीजन्स को वो एब्जॉर्ब करता और बाकियों को रिफ्लेक्ट कर देता। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, बिकॉज आपका जो रिएक्शन है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसे स्टार्ट करवाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। बिकॉज लाइट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगी तो तभी आपका वाटर जो है वो अल्टीमेटली यूज होगा, तभी आपके पास NADPH और ATP की प्रोडक्शन होगी, और अगर इनकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन भी नहीं चलेगा। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जब लाइट एनर्जी प्लांट के लीव्स के ऊपर या उसके क्लोरोप्लास्ट के ऊपर फॉल कर रही है तो उस टाइम पे पिगमेंट्स मैक्सिमम ऑफ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, प्लांट एक से ज्यादा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को यूज करता है, जिसमें क्लोरोफिल भी आ जाता है और उसके साथ जो बाकी आपके पास एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये भी आ जाते हैं। सो इट डजंट मीन कि एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक ही पिगमेंट प्रेजेंट है, उसके अंदर मल्टीपल पिगमेंट्स जो हैं वो कलेक्टिव लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। और इसका फायदा क्या है? मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन। ऑल जो वेवलेंथ्स हैं उन सबको इन पिगमेंट्स की वजह से वो क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है, ताकि अगर किसी एक पिगमेंट की रेंज नहीं है तो सेकंड पिगमेंट उस रेंज को कवर करे। अगर सेकंड जो है वो कोई खास रेंज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो थर्ड पिगमेंट उस रेंज में एब्जॉर्प्शन कर ले। ठीक है। सो कलेक्टिवली आपके पास जो है वो एफिशिएंट लाइट एब्जॉर्प्शन होगी। सो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पे आप लोगों के पास प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये भी इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं होते। जैसे आपने कैरियर्स पढ़े थे ना माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, कि वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस का पार्ट होते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन्स। इसी तरह से आपके पास जो FAD हैं, FMN हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का पार्ट होते हैं, उनके साथ एसोसिएट होते हैं। इसी तरह से आपके जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स हैं, ये लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स भी इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि ये प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होते हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। जिसमें एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। यहाँ पे आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो कि आपके पास इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को फोटो सिस्टम्स भी कहा जाता है। ठीक है। सो एक फोटो सिस्टम के अंदर आपके पास दो सब कंपोनेंट्स होते हैं। अब फोटो सिस्टम्स आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये वो सिस्टम्स हैं जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनिशिएट करते हुए ATP और NADPH की प्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है। और इन फोटोसिंथेटिक फोटो सिस्टम्स की आपके पास फर्दर जो हैं वो टू, आप कह लें कि डोमेन्स हैं, या इनको आप फर्दर टू मॉलिक्यूल्स में, टू सेंटर्स में डिवाइड कर सकते हो, टू पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें से एक पोर्शन है आपके पास लाइट हार्वेस्टिंग और एंटीना मॉलिक्यूल, और जो दूसरा पोर्शन है दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। यानी फोटो सिस्टम का एक पोर्शन ऐसा है जिसने जस्ट लाइक एन एंटीना सिर्फ और सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब करना है। उसका सोल पर्पस क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करना और उसको ट्रांसमिट करना, जैसे एंटीना सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिट करता है। उसी तरह से इस लाइट एब्जॉर्प्शन के साथ साथ इस फोटो सिस्टम के अंदर एक और कंपोनेंट प्रेजेंट है विच इज फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, और ये वो पोर्शन है जहां पे एक्चुअली ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर स्टार्ट होगा। इट मींस कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होगी, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होगी। ठीक है। सो इस फोटो सिस्टम को हम यहां से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास सपोज ये एक प्लांट फोटो सिस्टम है
इस फोटो सिस्टम के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, जैसे कुछ आपको ग्रीन पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं, कुछ येलो पिगमेंट्स, और इसी तरह से जो है वो ऑरेंज शेड के पिगमेंट्स, यानी डिफरेंट मल्टीपल जो पिगमेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब होता क्या है कि जैसे ही इस प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के ऊपर लाइट एनर्जी फॉल करती है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ क्लोरोप्लास्ट या कुछ पिगमेंट सिर्फ क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एक क्लोरोप्लास्ट से वो लाइट एनर्जी सेकंड, देन थर्ड और फोर्थ क्लोरोप्लास्ट तक आ रही है, और अल्टीमेटली इस पोर्शन तक पहुंच रही है। इसी तरह से यहां से लाइट एनर्जी ट्रेवल करती करती इस पोर्शन तक आएगी, यहां से लाइट एनर्जी ट्रेवल करती करती अल्टीमेटली इस पोर्शन तक आएगी। सो ये जो पीछे आप लोगों को असेंबली एक नजर आ रही है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, इनको कहा जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्सेस। यानी ये सिर्फ और सिर्फ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको एक पिगमेंट से दूसरे, तीसरे और चौथे और अल्टीमेटली यहां तक भेज देंगे। और ये जो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने ये ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज रिएक्शन सेंटर। यानी पीछे वाला सारा पोर्शन आपके पास एंटीने कॉम्प्लेक्स था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था, और जो नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे जहां पे आके ये लाइट एनर्जी गैदर हो रही है, ये क्या है, रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स का पर्पस सिर्फ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे ट्रांसफर करना है, ठीक है। और ये ट्रांसफर एक्चुअली होता किस तरह से, पहले इस ट्रांसफर को देख लेते हैं और उसके बाद हम रिएक्शन सेंटर की तरफ आते हैं कि रिएक्शन सेंटर इस एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से किस तरह से डिफरेंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो है ये एंटीने मॉलिक्यूल्स पहले दिखाए गए हैं, ये ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स हैं, कि एक पिगमेंट ने जैसे ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये आपके पास उस पिगमेंट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है। सो लाइट एनर्जी ऑब्वियसली जब ये एब्जॉर्ब करेगा, तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि ये अपनी ग्राउंड स्टेट से किस स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। बिकॉज एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि लो एनर्जी स्टेटस से हाई एनर्जी स्टेटस पे वो जा रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल स्टेट की तरफ जा रहा है। सो सपोज ये आपके पास वो पहला पिगमेंट है जिसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये वाला, और ये यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें ये जो आपको इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट में नजर आ रहा था, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद बिल्कुल अगर आप नीचे आए तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। इट मींस कि ये कहाँ, कौन सी स्टेट इसने अडॉप्ट की है, अनस्टेबल स्टेट। एंड वी ऑल नो बायोएनर्जेटिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि कोई भी स्पीशीज जब अनस्टेबल स्टेट में जाती है तो फौरी तौर पे वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, ठीक है। सो जैसे ही लाइट एनर्जी ने इस क्लोरोफिल के ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, उसे अनस्टेबल किया, ये क्लोरोफिल फौरी तौर पे उस इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश करेगा, उस एनर्जी को ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। सो जितनी अमाउंट में एनर्जी इसने यहाँ पे एब्जॉर्ब की थी, वो सारी की सारी एनर्जी ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। उससे क्या होगा कि जैसे ये एनर्जी रिलीज करेगा, तो आप यहाँ पे थर्ड स्टेप में इधर देख सकते हो कि एनर्जी को रिलीज करने के बाद, ये जैसे एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो रिलीज करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया। लेकिन जो सेकंड एडजेसेंट क्लोरोफिल था, उसने जैसे ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्प्शन के बाद उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ठीक है। सो यहां से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक क्लोरोफिल से दूसरे क्लोरोफिल तक हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सपोज इसके एडजेसेंट कोई एक और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, और इस रिलीज के दौरान आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी इस नेक्स्ट जो क्लोरोफिल है उसके एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, एक्साइट कर देगी। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल एंड अनलेस आपकी जो एनर्जी है, ये जो फोटोन या लाइट एनर्जी है, ये ट्रेवल करती रहती है, और ये कहाँ तक पहुंचती है, रिएक्शन सेंटर तक, ठीक है। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, इसको कहा जाता है एक्साइटोन ट्रांसफर। और यहाँ से आप देख रहे हो कि एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रही,
जितनी एनर्जी आपका इनिशियल किसी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की थी, बिल्कुल उतनी ही अमाउंट में एनर्जी वो नेक्स्ट क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, सो किसी किस्म की डिसिपेशन नहीं हो रही। अब हम चलते हैं कि जब आपकी ये एनर्जी रिएक्शन सेंटर पे पहुंचती है तो रिएक्शन सेंटर क्या करता है। बाकी जो क्लोरोफिल्स थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और उस एनर्जी को रिलीज करवा के एडजेसेंट क्लोरोफिल तक भेज दिया। ये प्रोसेस एक क्लोरोफिल, दूसरे, तीसरे, चौथे और अल्टीमेटली तब तक कंटिन्यू रहा जब तक आपकी वो एनर्जी किसने एब्जॉर्ब नहीं की, रिएक्शन सेंटर ने। अब रिएक्शन सेंटर की पहले कंपोजिशन देख लें। रिएक्शन सेंटर में ये जो आप लोगों को यहाँ पे स्काई ब्लू कलर में दिखाया गया है, दिस इज रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल। ठीक है, ये रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल है जो कि ग्राउंड स्टेट में है इस टाइम, इसका इलेक्ट्रॉन दिस वन। और इसके बिल्कुल साथ ही आपके पास जो है, ठीक है, इस क्लोरोफिल के साथ साथ आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी प्रेजेंट है। एक तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल के बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इसके बिल्कुल साथ आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनर भी है। यानी नीचे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनर बताया और ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बताया। अब होता क्या है कि जब ये क्लोरोफिल जो कि बिल्कुल एडजेसेंट है रिएक्शन सेंटर के, ये अपनी लाइट एनर्जी रिलीज करेगा और उस लाइट एनर्जी को इस क्लोरोफिल ने, विच बिलोंग्स टू द रिएक्शन सेंटर, इसको कहा जाता है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, जैसे ही ये इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो इलेक्ट्रॉन पहले इस डायग्राम में ग्राउंड स्टेट में था, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया है। ठीक है, पहले जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता था तो उसका इफेक्ट क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन जैसे एक्साइट होता था एनर्जी रिलीज हो जाती थी। बट इस केस में जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो आपके इस क्लोरोफिल के बिल्कुल साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है जिसकी इस इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी इस क्लोरोफिल के मुकाबले में ज्यादा है। सो प्रीवियसली जब ये क्लोरोफिल स्टेबल था, इसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां से विदड्रॉ नहीं करवा रहा था। लेकिन जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब किया, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो एक्साइट होने के बाद क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या कर लेगा, विदड्रॉ कर लेगा। इसका एंड इफेक्ट आप इस तरह से देख सकते हो, ये कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइटेशन के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। सो यहाँ पे एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है, एक होल क्रिएट हो गया। और ये वो टाइम है जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनर यानी वाटर इस होल को रिकॉग्नाइज करता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो यहां से अब आपने ये पॉइंट माइंड में रखना है कि जब लाइट एनर्जी प्लांट्स के ऊपर फॉल करती है और वो अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल तक आती है, तो रिएक्शन सेंटर को एक्साइट करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं, उसे एक एक्सेप्टर ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये फर्दर लिंक्ड है विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी एक दफा रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल एक्साइट हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां पे जाना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस होगी, एटीपी और NADPH। और पीछे जो आपके पास यहाँ पे गैप प्रोड्यूस हुआ है, जो होल प्रोड्यूस हुआ है, उस गैप को फिल करने के लिए वाटर क्या होगा, स्प्लिट होगा। सो आप कह सकते हैं कि लाइट की एब्सेंस में ये फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट नहीं हो सकती। और वो क्यों नहीं हो सकती वो आप लोगों ने देख लिया। अब हम इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखते हैं, जो यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों के सामने बताया ना कि फोटो सिस्टम है और उस फोटो सिस्टम के अंदर आपके पास डिफरेंट जो हैं वो एंटीने मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे एक रिएक्शन सेंटर है। अब से ऑनवर्ड हम इन एंटीने मॉलिक्यूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिएक्शन सेंटर और उस रिएक्शन सेंटर के साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसको देखेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ऑब्जर्व करते हैं।
सो प्लांट्स के अंदर आपके पास जो है वो 2 फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं और ये फोटो सिस्टम सम हो रिजेंबल करते हैं बैक्टीरियल फोटो सिस्टम से। इसलिए पहले मैं बैक्टीरिया के जो फोटो सिस्टम्स हैं ये इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। इनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट हैं, और फिर इनको देखते हुए हम लोग आगे जो है वो प्लांट के जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम्स हैं इनको देखते हैं। ठीक है। सो जो प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं उनमें 2 तरह के रिएक्शन सेंटर्स थे। एक चीज तो आपने ये याद रखनी है कि बैक्टीरिया के अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिर्फ एक तरह के फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर वो फियोफाइटिन और क्यूनोन रिएक्शन सेंटर बेस्ड फोटोसिस्टम्स होते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर आयरन सल्फर रिएक्शन सेंटर्स होते हैं। इनको आप फर्दर टाइप 1 एंड टाइप 2 रिएक्शन सेंटर्स कहते हो। ठीक है। इन रिएक्शन सेंटर्स को आप यहां से देख सकते हो कि जो पर्पल बैक्टीरियाज हैं, जो फियोफाइटिन टू क्यूनोन टाइप रिएक्शन सेंटर्स हैं, इनमें आपके पास जो रिएक्शन सेंटर है वो 870 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये एक्साइट होता है, जब आपका ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है, ठीक है, ये आरसी जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल। इट मींस कि उससे आगे पीछे के जो पिगमेंट्स हैं वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। सो ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल जब एक्साइट होगा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। और फियोफाइटिन से नेक्स्ट आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास जाएंगे? क्यूनोन के पास। और क्यूनोन से होते हुए साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स एंड देन साइटोक्रोम C2 इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेके आ जाता है टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर। ठीक है। सो ये एक तरह का साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, यानी इलेक्ट्रॉन जहां से रिलीज हुए थे एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उस रिएक्शन सेंटर तक वापस भी आ गए हैं। सो यहाँ पे आपको किसी डोनर की जरूरत नहीं है, बिकॉज डोनर तभी यूज होता है जब आपके पास रिएक्शन सेंटर पे कोई होल क्रिएट होता है। सपोज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो साइटोक्रोम C2 आगे किसी दूसरी स्पीशी के पास ले जाता, ए के पास ले जाता, और वो वापस ना आते, तो उस केस में यहाँ पे होल क्रिएट हो जाना था, गैप क्रिएट हो जाना था। बट जो फाइनल है आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम C2, ये उन इलेक्ट्रॉन को रिटर्न करता है, वापस उनको भेजता है टुवर्ड रिएक्शन सेंटर 870 तक। ठीक है। सो इस तरह का जो आपके पास फ्लो है ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। और इस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की सिग्निफिकेंस क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन सेंटर से रिलीज हो रहे हैं और वापस यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये कैसे हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? सो एक्चुअली आप ये देख रहे हो कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होंगे और जिस चेन ऑफ कैरियर से वो पास कर रहे हैं उसमें से एक कैरियर, एक कॉम्प्लेक्स आपके पास प्रोटॉन पंप है। यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास करने के साथ साथ प्रोटॉन पंपिंग भी होती जाएगी। और ये प्रोटॉन पंपिंग आपके पास जो है ये एटीपी प्रोडक्शन के लिए क्या है? जरूरी है। ठीक है। सो ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया का एक रिएक्शन सेंटर है। दूसरा रिएक्शन सेंटर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये नॉर्मली जो इनका रिएक्शन सेंटर है वो 840 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगेन लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जिसमें आप देख रहे हो कि क्यूनोन एंड देन साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके पास साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स 3, ये उससे मिलता जुलता है। ठीक है। डेट्स वाई से भी साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है। सो या तो साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं, या फिर इन बैक्टीरियाज के पास नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की भी ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होंगे तो बजाय इसके कि वो क्यूनोन को पास हों, फेरिडॉक्सिन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो NAD+ को ट्रांसफर हो सकते हैं। और जब NAD+ को ट्रांसफर होंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे NADH में, इस केस में यहाँ पे जो होल क्रिएट होगा उस होल को फिल करने के लिए ये बैक्टीरियाज यूज करते थे H2S को। ठीक है। सो डेट्स वाई इनको कहा जाता है कि दीज आर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि ये सल्फर गैस भी रिलीज करते हैं, यहाँ पे इस होल को फिल करेंगे
H2S को स्प्लिट करके इसमें से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए इस गैप को फिल करते हैं और अल्टीमेटली सल्फर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, सो ये दो तरह के रिएक्शन सेंटर्स हैं जो बैक्टीरियाज के अंदर रिपोर्टेड हैं। प्लांट्स की अगर आप बात करते हो तो प्लांट में एट अ टाइम, जैसे मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया में कहा ना कि बैक्टीरिया में सिर्फ एक रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है, बट प्लांट्स के अंदर आपके पास 2 फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो है साइमल्टेनियसली इन टेंडम वर्क कर रहे होते हैं, यानी कोलेक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक रिएक्शन सेंटर वर्क कर रहा है और दूसरा वर्क नहीं कर रहा, बल्कि इस केस में क्या होता है कि आपके फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 1 पैरेलल इन टेंडम वर्क कर रहे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो जो फोटोसिस्टम 2 है, इसे फोटोसिस्टम 2 इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जो टाइप 2 रिएक्शन सेंटर अभी आपने बैक्टीरियाज का पढ़ा है ये उससे रिजेंबल करता है, और जो फोटोसिस्टम 1 है ये टाइप 1 रिएक्शन सेंटर यानी जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज का रिएक्शन सेंटर है उससे रिजेंबल करता है ये। ठीक है, लेकिन इन दोनों की जो लाइट एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं, लाइक ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन कुछ हद तक इनके जो कैरियर्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं वो मिलते जुलते हैं बैक्टीरियल फोटोसिस्टम से। सो लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे भी पहला स्टेप क्या है, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के रिस्पॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स इस सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से पास करेंगे, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके पास फियोफाइटिन है। ठीक है, देन प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन सिंपल क्यूनोन्स की तरह के ही हैं, जैसे आप लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़े हैं, बट इनको प्लास्टोक्यूनोन इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये प्लास्टिड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो 2 प्लास्टोक्यूनोन्स, प्लास्टोक्यूनोन ए एंड प्लास्टोक्यूनोन बी, सीरीज में ये उन इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं। उसके बाद आपके पास साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, सिमिलर टू साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड देन प्लास्टोसायनिन जो कि साइटोक्रोम C की तरह है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन डिफरेंट कैरियर्स में से जो इलेक्ट्रॉन इनिशियली फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर P680 से बिलोंग करता था, वो इलेक्ट्रॉन इन कैरियर्स में से होता हुआ अल्टीमेटली अब सपोज यहाँ पे आ चुका है प्लास्टोसायनिन के पास। ठीक है, अभी वो इलेक्ट्रॉन सपोज यहीं पे ही है, प्लास्टोसायनिन के पास ये इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ जिस तरह से लाइट एनर्जी को फोटोसिस्टम 2 ने एब्जॉर्ब किया, डेफिनेटली फोटोसिस्टम 1 भी एब्जॉर्ब करेगा बिकॉज इसमें भी एक रिएक्शन सेंटर है, कंप्लीट उसी तरह की असेंबली है जो कि 700 की वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक साइट होते हैं वो आगे आपके पास क्लोरोफिल A0, A1, इनके थ्रू जो है आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरिडॉक्सिन, एंड देन फेरिडॉक्सिन से आपके पास जो है वो एक एंजाइम फेरिडॉक्सिन टू NADP ऑक्सीडो रिडक्टेस, ये क्या करता है, फेरिडॉक्सिन से इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाता है, इस डोनर से इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाता है ये एंजाइम फाइनल एक्सेप्टर NADP प्लस तक। ठीक है, सो अब होगा क्या कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे भी एक होल क्रिएट हो चुका है, बिकॉज इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अल्टीमेटली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो इस टाइम किसके पास है, प्लास्टोसायनिन के पास, और यहाँ पे भी एक होल क्रिएट हो गया है बिकॉज यहाँ पे जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन इस टाइम किसके पास है, NADP प्लस के पास, उसे रिड्यूस कर रहा है। सो फोटोसिस्टम 1 के होल को यहाँ पे फिल करने के लिए ये प्लास्टोसायनिन अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है और इस गैप को, इस होल को यहाँ पे फिल कर देती है। सो ओवरऑल इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऑपरेशन के बाद आपके पास सिर्फ एक फोटो सिस्टम पे होल रह जाएगा, और वो फोटो सिस्टम कौन सा, फोटो सिस्टम 2। ठीक है, सो इस होल को, इस गैप को फिल करने के लिए आपके पास एक एंजाइम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर को स्प्लिट करता है और वाटर में से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या करता है, ऐड कर देता है।